सोललैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यू हाउ एक्सट्रीम नॉर्थ से सेटिंग सन फॉरेस्ट बिग माऊ और सेकंड माऊ को लेने गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल ने कहा था, अगर थोड़ा और वक्त बीत जाता तो बिग माऊ और सेकंड माऊ इतने स्ट्रांग हो जाते कि शायद इमॉर्टल अर्ब्स पर हमला कर देते। वो अर्ब्स प्लांट टाइप सोल बीस्ट्स थे, लड़ाई में एक्सपर्ट नहीं, लेकिन डार्क गोल्डन टेराक्लॉ बेयर्स तो एंशिएंट टाइम से बैटल के लिए बने हैं। यू हाउ ने दोनों शरारती बेयर्स को देखा और सिर हिलाया। अचानक एक्सट्रीम चल आइस स्प्रिंग से एक खुश आवाज आई, वाह कितना अच्छा लग रहा है ग्रैंडफादर, मैं यही रहना चाहता हूँ। ये आइस बेयर किंग था। यू हाउ ने मुड़कर देखा। आइस बेयर किंग अपने असली रूप में नीली चमक बिखेरते हुए बर्फीले झरने में मस्ती कर रहा था। इतना खुश वो पहले कभी नहीं दिखा था। बाकी ये मॉर्टल अर्ब्स सन रह गए। उन्हें लगा था बिग माऊ और सेकंड माऊ ही बड़े हैं, पर जब इस आइस बेयर किंग को देखा सबकी आंखें फाटी रह गए। ऊपर से इस जाइंट बेयर ने अपनी ऑरा भी नहीं छिपाई थी। उसकी ठंडी एनर्जी की लहरों से ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट तक कांप उठा। सारे पौधे डर से चुप हो गए। अगर ये बेयर भूख में कुछ खा गया तो 2 दिन में सारी इमॉर्टल अर्ब्स गायब। यू हाउ ने बड़बड़ाया और स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन एक्टिवेट किया। दोनों छोटे बेयर्स को उठाया, डेमीप्लेन में फेंका और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया ताकि अनडेड क्रीचर्स से सेफ रहे। फिर वो एक्सट्रीम चिल आइस स्प्रिंग के पास पहुंचा। यहाँ का टेम्परेचर मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस कैवन से भी ज्यादा था। आइस बेयर किंग बोला, ग्रैंडफादर इंजरीज जल्दी हील हो रही हैं, लेकिन मुझे भूख लगी है। बस इतना कहते ही पूरे आइस फायर यिन यांग वेल के पौधे कांप उठे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं हुई। यू हाउ को हंसी आ गई। उसे याद आया जब वो पहली बार यहाँ आया था तो यही अर्ब्स खुद को सुपीरियर समझते थे, अब वही डर से चुप है। यू हाउ बोला, ठीक है, बाहर चलकर तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। क्या ये झरना तुम्हारी रिकवरी में मदद कर रहा है? आइस बेयर किंग ने सिर हिलाया। हाँ, यहाँ हेवन एंड अर्थ की ओरिजिन एनर्जी है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ ग्रैंडफादर, आप काम पूरा करके मुझे बाद में लेने आना। यू हाउ सोच में पड़ा। तभी यू यानी डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल की आवाज़ आई, नहीं कृपया उसे यहाँ मत छोड़ो हुओ यू हाउ, हम जो भी चाहो देंगे, चाहे तांगसेन के समय से बड़ा फेवर ही क्यों ना हो, बस उसे यहाँ से ले जाओ। यू हैव मुस्कुराया, अरे मैं तो पहले ही तुमसे इतना कुछ पा चुका हूँ, अब और क्या लूँ? डेलिकेट सिल्क के मॉर्टल ने कहा, नहीं ये मांग नहीं, हमारी इच्छा है। हर पौधा तुम्हें कुछ देगा। ब्लू सिल्वर एम्परर को छोड़कर बाकी सब अपनी बेस्ट चीज़ें देंगे और तुम तुरंत चले जाना। उसने फूल झुकाया। एक गुलाबी चमकती डेलिकेट सिल्क के मॉर्टल पिल यू हाउ के पास आ गई। यू ने कहा, क्या अब काफ़ी होगा? यू हाउ हंसा, मैं तो बिना कुछ लिए भी इस बेयर को वापस ले जाने वाला था, बस 2 दिन रुकूंगा ताकि वो रिकवर कर ले। पर यू को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा यू हाउ सार्केज़म कर रहा है, इसलिए उसने बाकी पौधों से सीक्रेट लैंग्वेज में बात की। कुछ ही पलों में रेयर चीज़ों का ढेर लग गया। ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट ने ऑलमोस्ट सारा ब्लेजिंग रबर निकाल दिया। बाकी पौधों ने भी अपनी बेस्ट चीज़ें दे दी। यू हाउ दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि 2 बेयर्स की शरारत से इतनी कमाई हो जाएगी। वो लेना नहीं चाहता था, पर जब सबने खुद दिया तो मना करने का सवाल नहीं। उसने तांगसेन के पॉइजन स्क्रिप्चर के तरीके से सारी चीज़ें केयरफुली कलेक्ट कर ली। ये एसेंसेस कुछ समय बाद रीजेनरेट हो जाएंगे। असल में सब आइस बेयर किंग और स्नो एम्प्रेस से डर रहे थे, यू हाउ से नहीं। यू हाउ ने अर्ब्स को सिंसियरली थैंक किया और आइस बेयर किंग को लेकर निकल गया। आइस बेयर किंग रिकवर कर चुका था, पर पौधे अभी भी डरे हुए थे। यू हाउ हंसते हुए सोचने लगा, कितनी अजीब किस्मत है मेरी, कुछ मांगा भी नहीं और सब खुद हाथ में आ गया। उसने चेहरा छुआ और सोचा, क्या मैं थोड़ा शेमलेस बन रहा हूँ? फिर मुस्कुराया, नहीं, ये चीज़ें होंगी तो किसी की मदद कर सकूंगा। उसने सोचा, अब हेवनडाउ सिटी जाना होगा। सनमून एम्पायर और होली घोस्ट चर्च अब तुम्हारी चालें सफल नहीं होंगे। सेटिंग सन फॉरेस्ट से हेवनडाउ सिटी दूर नहीं था। शहर से 50 किलोमीटर पहले वो उतरा। साधारण कपड़े पहने और इमिटेशन एबिलिटी से चेहरा थोड़ा बदल लिया। आइस बेयर किंग ने भी ऑरा छिपा ली। वो मोटा दिख रहा था, पर अब बस एक साधारण इंसान लग रहा था। शाम हो चुकी थी। यू हाउ और आइस बेयर किंग गेट पर पहुंचे और लाइन में लग गए। कहाँ से आए हो? हेवनडाउ सिटी में क्या काम है? सैनिकों ने पूछा। गेट पर करीब 50 सिपाही थे, 20 गार्ड्स और 30 सवाल जवाब करने वाले। यू हाउ ने झट से नकली नाम और कारण बताया और आसानी से अंदर घुस गया। सनमून एम्पायर के सिपाही को कोई शक नहीं हुआ। उनके पास सोल पावर डिटेक्टर्स थे, पर यू हाउ की कंसीलमेंट परफेक्ट थी। डिटेक्टर उसकी एनर्जी पकड़ नहीं पाया। आइस बेयर किंग ने सोल पावर सोल कोर में बंद रखी थी और उसके मोटे शरीर ने बाकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। यू हाउ ने स्पेक्ट्रल पावर फैलाकर स्कैन किया। सिटी वॉल्स पर बैटल के निशान साफ दिख रहे थे। स्पष्ट था सनमून एम्पायर के हमले में यहाँ बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। यू हाउ शहर के अंदर और गहराई में गया और एक भीड़भाड़ वाले इलाके में उसे एक होटल मिल गया जहाँ वो ठहर गया।
टैंगिया और मा शाओटाओ को ढूंढना आसान नहीं था। पूरे हेवनली सोल एम्पायर और सनमून एम्पायर में वो कहीं भी हो सकती थी, लेकिन यूहाओ को भरोसा था होली कोस्ट चर्च के इविल सोल मास्टर्स इस शहर में ज़रूर छिपे होंगे। होटल में सेटल होने के बाद यूहा और आइस पैकिंग ने खाना खाने का सोचा, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। आइस पैकिंग की भूख इतनी ज़बरदस्त कि यूहा भी दंग रह गया। यूहा ने समझ लिया ये इशू जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल आइस पैकिंग के शरीर में काफ़ी एनर्जी स्टोर्ड थी, तो वो कुछ दिन बिना खाए रह सकता था। इसी यूहा को थोड़ा वक्त मिल गया आगे की योजना सोचने का। रात का खाना खाकर यूहा ने आइस पैकिंग को बाहर निकाला। उसे उसका खाने वाला इशू सॉल्व करना था, साथ ही हेवेनडाउ सिटी की स्थिति भी देखनी थी। आसमान में सर्वेलेंस सोल टूल्स उड़ रहे थे, इसलिए यूहा बहुत सावधानी से चला। उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन चारों ओर फैला दी। मुख्य सड़कों पर रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, जगह जगह सोल लैम्प्स लगे थे। सनमून एम्पायर अपने टेक्नोलॉजी प्लान पर काम कर रहा था। यूहा ने सब देखकर मन में सोचा, सनमून एम्पायर की स्ट्रैटेजी वाकई खतरनाक है। मदद के नाम पर धीरे धीरे सब पर कब्जा। रात काफ़ी बीत चुकी थी जब यूहा और आइस पैकिंग होटल लौटे। करीब 4 घंटे वो शहर के हालात समझने में लगे रहे। तभी आइस पैकिंग ने मासूमियत से कहा, ग्रैंडफादर मुझे भूख लगी है। यूहा हंस पड़ा, तुम्हें ही नहीं, वो दोनों भी भूखे हैं। वो बात कर रहा था बिग माओ और सेकंड माओ की, जो स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में सोने के बाद अब जाग चुके थे। यूहा ने स्पिरिचुअल पावर से उनसे कांटेक्ट किया, वहाँ खेलते रहो पर अनडेड जोन से बाहर मत जाना। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी, स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में खाने को कुछ नहीं था। तीनों भालू अब भूख से परेशान थे। यूहा ने सोचा, 3 भालुओं को खिलाना सजा से कम नहीं। फिर भी उसने आज की रात के लिए एक आइडिया निकाल लिया। रात और गहरी हो चुकी थी। यूहा ने कमरे की बत्तियां बुझाईं और आइस पैकिंग को लेकर फिर बाहर निकल गया। इस बार उसने इमिटेशन स्किल से दोनों को पूरी तरह छिपा लिया। आइस पैकिंग बोला, ग्रैंडफादर ये एबिलिटी तो कमाल की है, चोरी छिपे काम करने के लिए परफेक्ट। यूहा ने सिर पकड़ लिया, तुम बात करना जानते भी हो, चोरी नहीं खाना खिलाने ले जा रहा हूं तुम्हें। दोनों चुपचाप गलियों में घूमते हुए शहर के दक्षिणी हिस्से पहुंचे। वहां यूहा ने एक बड़ा वेयरहाउस देखा, ग्रैनरी, जहां शहर का सारा खाना जमा था। इतने बड़े शहर में ऐसी कम से कम 10 ग्रैनरीज थीं जो लोगों और सेना दोनों के लिए ज़रूरी थीं। यूहा जानता था सिर्फ वहीं से तीनों भालुओं का पेट भर सकता था। ग्रैनरी की सिक्योरिटी कड़ी थी। इमिटेशन की प्रोटेक्शन में दोनों धीरे धीरे अंदर पहुंचे। यूहा ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन से सर्वेलेंस सोल टूल्स की रेंज जांची। एक लूप होल ढूंढकर अंदर स्लिप कर गया। आइस पैकिंग का शरीर बहुत बड़ा था, वो खिड़की से नहीं निकल पाया, तो यूहा ने उसे स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में स्टोर कर लिया और खुद अंदर चला गया। अंदर ग्रेन्स, व्हीट, ड्राइड मीट और फिश के पहाड़ लगे थे। यूहा ने एक कोना चुना जहां कोई ना देख सके और तीनों भालुओं को वहां छोड़ दिया। तीनों ड्राइड मीट पर ऐसे टूट पड़े जैसे सदियों से भूखे हों। लेकिन आइस पैकिंग को देखकर यूहा दंग रह गया। वो एक बार में 1 क्यूबिक मीटर मांस निगल रहा था। बिग माओ और सेकंड माओ ने भी कम्पीट करना शुरू कर दिया और ग्रैनरी के अंदर खाने की रेस लग गई। यूहा एक तरफ खड़ा सब देख रहा था और उसके मुंह से निकला, भगवान आज तो पूरा वेयरहाउस खाली हो जाएगा। 15 मिनट में बिग माओ और सेकंड माओ के पेट गोल हो गए और दोनों वहीं सो गए। लेकिन आइस पैकिंग अब भी मज़े से खा रहा था। एक्सट्रीम नॉर्थ में खाने की कमी हमेशा रही थी और आज पहली बार उसने इंसानों का बना खाना चखा था। उसे वो इतना स्वादिष्ट लगा कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1 घंटा बीत चुका था। आइसबैग किंग ने आखिरकार अपना पेट भर लिया। गोडाउन का करीब 1/3 ड्राइड मीट गायब हो चुका था। भाव ने तुरंत मूव किया। उसने अपना एक्स्ट्रा लार्ज स्टोरेज सोल टूल निकाला और बाकी सारा ड्राइड मीट उसमें स्टोर कर लिया। ये मीट तीनों भालुओं के 2-3 मील्स के लिए काफ़ी था। खाना खत्म होते ही यूहाओ ने तीनों भालुओं को स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में भेज दिया आराम करने के लिए। इस बार कोई बाउंड्री नहीं बनाई क्योंकि आइसबैग किंग की प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल थी कि अनडेड क्रीचर्स पास आने की हिम्मत नहीं करते। जैसे ही वो डेमी प्लेन में पहुंचे, लिटिल बाय ने अपनी असली बॉडी ले ली। बिग माओ और सेकंड माओ स्टंट खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि लिटिल बाय इतना खा कैसे गया। तीनों ही भालू थे, पर फिर भी डार्क गोल्डन टेराक्लॉ बेयर की ब्लड लाइन आइस बेयर से सुपीरियर मानी जाती थी। लेकिन आइसबैग किंग उनसे कई गुना पुराना और पावरफुल था, लगभग सैवेज बीस्ट के स्तर का। इसलिए अब वो दोनों छोटे भालू उसके लिटिल ब्रदर्स बन गए। आइसबैग किंग भी काफ़ी खुश था। एक्सट्रीम नॉर्थ में उसके सैकड़ों छोटे भाई थे और अब यहाँ फिर से किसी को बॉस करने का मौका मिल गया था। यूहाओ ने उन्हें उनकी दुनिया में मस्ती करते हुए छोड़ दिया और चुपचाप ग्रैनरी से निकलकर सिटी सेंटर की ओर बढ़ गया। अब उसे ढूंढने थे इविल सोल मास्टर्स। पहले शहर का निरीक्षण करते वक्त उसे महसूस हुआ था कि हेवेनडाउ सिटी के रॉयल पैलेस में कई सोल मास्टर्स मौजूद हैं और उनमें से कई की सोल पावर अंडुलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जैसे ही वो रॉयल पैलेस के करीब पहुंचा, यूहाओ रुक गया। फिर वो एक अंधेरी गली में मुड़ा, एक छायादार कोने में गायब हो गया।
पैलेस में सीधे घुसने की कोशिश उसने नहीं की, क्योंकि अंदर कई पावरफुल सोल मास्टर्स थे और शायद स्पिरिचुअल बैरियर्स भी लगे हों। अगर डिटेक्ट हो गया तो मुश्किल बढ़ जाती। यू हाओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर कॉन्सेंट्रेट की, अल्टीमेट आइस सोल पावर चैनल करके शरीर का टेम्परेचर एडजस्ट किया। उसने आंखें सिकोड़कर स्पिरिचुअल डिटेक्शन दोबारा एक्टिवेट की, इस बार पूरी तरह इमिटेशन के साथ कंसील होकर। यू हाओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर फिर फैलाई और रॉयल पैलेस के अंदर के एक छोटी लेक पर ध्यान केंद्रित किया। चारों ओर एग्जॉटिक फूल और पौधे लगे थे, जैसे कोई रॉयल गार्डन हो। यू हाओ ने धीरे से कहा, यही सही जगह है। उसने आई ऑफ डेस्टिनी एक्टिवेट किया, स्पिरिचुअल डिटेक्शन को और तेज किया और सेंसेस को मैक्सिमम सेंसिटिविटी पर ले गया। जब यकीन हो गया कि आसपास कुछ नहीं है, वो दीवार पार करके पैलेस में दाखिल हुआ। पैलेस के आउटर वॉल्स पर ऑसिलेशन और थर्मल डिटेक्टर्स लगे थे, लेकिन यू हाओ ने टाइमिंग परफेक्ट पकड़ी। डिटेक्टर की स्कैन के तुरंत बाद वो अंदर घुस गया। कुछ छलांगों में वो लेक के पास पहुंचा और धीरे से पानी में उतर गया। पैलेस के सर्वेलेंस सोल टूल्स पानी को कभी टारगेट नहीं करते और यही उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज थी। यू हाओ धीरे धीरे लेक बेड तक डूब गया। पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। अल्टीमेट आइस का असर से झील की नीचे की परत ठोस बर्फ में बदलने लगी। आमतौर पर बर्फ ऊपर से जमती है, पर यू हाओ ने उसे नीचे से ऊपर जमाया। ऊपर से लेक नॉर्मल दिख रही थी, पर नीचे पूरा हिस्सा सॉलिड आइस बन चुका था। बस ऊपर 10 सेंटीमीटर पानी बाकी था। यू हाओ अब आइस के कोने में छिप गया, जहां कोई सर्वेलेंस टूल उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता था। वो लेट गया, एक हाथ लेक की आइस को छूते हुए दूसरे हाथ में मिल्क बॉटल लेकर सोल पावर अब्जॉर्ब करने लगा। साथ ही आइस एक्सप्लोजन टेक्निक धीरे धीरे आइस में इंजेक्ट करता गया। ये वही टेक्निक थी जिससे उसने डार्कनेस होली ड्रैगन लॉन्ग श्याओ याओ को भी चौंका दिया था। आइस एक्सप्लोजन कोई साधारण अटैक नहीं था, ये उसकी दूसरी डिवाइन लेवल स्किल थी जो इमिटेशन के बाद सबसे पावरफुल मानी जाती थी। यू हाओ ने 15 मिनट तक प्रोसेस जारी रखा, फिर लेक के दूसरे हिस्से में जाकर वही दोहराया। आधे घंटे बाद उसने सिर उठाया, स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल किया और पैलेस की भीतर सेंसिंग बढ़ा दी। बाहर डिफेंस सिस्टम्स जितने एडवांस थे, अंदर सर्वेलेंस सोल टूल्स उतने कम थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, हर कुछ कदम पर सराउंडिंग्स चेक करता। उसे सबसे डर था स्पिरिचुअल बैरियर्स का, लेकिन अब तक कोई बैरियर नहीं मिला था। अब वो पैलेस के 1/3 हिस्से तक पहुंच चुका था। 2 पवेलियंस के बीच के अंधेरे कोने में रुककर उसने सोल पावर रिप्लेनिश की और स्पिरिचुअल पावर को पीक स्टेट में लाया। फिर उसकी आंखें चमक उठी, हल्का रोज गोल्ड ग्लो फैला और माथे पर आई ऑफ डेस्टिनी खुल गई। तीनों आंखें गोल्डन लाइट फैला रही थी और आई ऑफ डेस्टिनी के अंदर एक काला वर्लपूल घूम रहा था। वो था उसका स्पिरिचुअल सोल कोर। इसका मतलब साफ था, यू हाओ अब अपनी फुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने वाला था। अगले ही पल उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन को हाईएस्ट लेवल पर अनलीश किया और पलक झपकते ही पूरा रॉयल पैलेस उसकी सेंसिंग रेंज में आ गया। यू हाओ अब एक और चीज चेक करना चाहता था, क्या सच में इंपीरियल पैलेस में स्पिरिचुअल बैरियर्स लगाए हैं या नहीं, क्योंकि अगर लगाए हैं तो वहाँ ज़रूर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या कोई रॉयल लेवल व्यक्ति या फिर कोई कीमती ऑब्जेक्ट। अगले ही पल उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरी ताकत से अनलीश की और पलक झपकते ही पूरा पैलेस उसकी आंखों के सामने 3D स्ट्रक्चर बन गया। उसने हर एनर्जी चेंज को ध्यान से महसूस किया और पूरे पैलेस का 3D नक्शा अपनी मेमोरी में स्पिरिचुअल इम्प्रिंट के रूप में सील कर लिया, ताकि अगले बार सब कुछ पहले से याद रहे। फिर उसे 3 जगहें दिखी जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी टकरा रही थी। मतलब साफ था, वहाँ स्पिरिचुअल बैरियर्स हैं, वो भी पैलेस के सेंटर में, लेकिन कोई अलार्म नहीं बजा। चारों तरफ सन्नाटा। यू हाओ ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, सिर्फ 3 सेकंड में डिटेक्शन बंद कर दी और तुरंत स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन एक्टिवेट कर दिया। उसने अपनी स्पिरिचुअल अवतार पीछे छोड़ी ताकि इंटरफेरेंस बनी रहे और खुद टेलीपोर्ट करके 50 मीटर दूर निकल गया। बस 3 सेकंड में ही उसने पैलेस के कई राज जान लिए थे। लेकिन जैसे ही वो हिला, 2 काले साए वहां उतर आए जहां वो पहले था। ऊपर से एक बदबूदार काला जाल गिरा जिसने यू हाओ की स्पिरिचुअल स्ट्रीक निगल ली। अगले ही पल वो प्रेजेंस गायब, इंटरफेरेंस डोमेन खत्म और जगह फिर से अंधेरे में डूब गई। एक हैरान आवाज गूंजी और दोनों काले फिगर्स नीचे उतर आए। क्या हुआ, यहाँ कोई नहीं है? पहली आवाज किसी बुजुर्ग की थी। दूसरा बोला, इम्पॉसिबल, किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर यूज की थी, शायद कोई स्पिरिचुअल टाइप टाइटल डोलुओ, पर वो बहुत तेज है। बैरियर टच करते ही भाग गया, लेकिन बचेगा नहीं। वो दुबला पतला आदमी काले कपड़ों में लिपटा था, साथ खड़ा दूसरा लंबा भारी शरीर वाला बुजुर्ग, और दोनों की छाती पर सफेद ज्वाला का सिंबल था। दुबले आदमी ने कहा, चलो उसकी स्पिरिचुअल ऑरा को फॉलो करते हैं। फिर उसके शरीर से डीप पर्पल हेलो फैला और वो बोला, ये लड़का टेलीपोर्ट कर सकता है, सिर्फ 50 मीटर के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन ये तो मजेदार है। वो हंसा, चलो पीछा करते हैं। अगले ही पल वो दोनों काली बिजली की तरह आसमान में उड़ गए। जैसे ही वो उड़े, एक के पैरों के नीचे 9 सोल रिंग्स उभरे, 2 पीले, 2 पर्पल, 5 काले। बिना शक वो टाइटल डोलुओ था।
दोनों सीधा उस दिशा में भागे जहां यूहाओ भागा था और पल भर में उस लेक तक पहुंचकर जहां यूहाओ ने आइस एक्सप्लोजन सेट की थी। यूहाओ अब झील के ऊपर था। अगर थोड़ा और आगे बढ़ता तो सर्वेलेंस रेंज में आ जाता। उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन अब भी चालू थी और अर्लियर स्कैन की वजह से हर बैरियर की लोकेशन याद थी। अब बस उन तीनों बैरियर्स के चारों ओर डिटेक्शन घुमाकर वो पूरे पैलेस को मॉनिटर कर रहा था। अचानक उसे वो दोनों फिगर्स दिखे जो उसका पीछा कर रहे थे। एक साफ टाइटल डोलुओ, दूसरा एडवांस टीयर सोल डोलुओ। दोनों से ईवल ऑरा निकल रही थी। यूहाओ हल्का मुस्कुराया। ईवल सोल मास्टर्स, हाँ। फिर वो सीधा पैलेस की दीवार की ओर उड़ पड़ा, जैसे उसे पकड़े जाने की परवाह ही नहीं थी। अगले ही पल पूरे पैलेस में अलार्म बज उठा, आसमान में लाइट बीम्स चमकने लगीं और सर्वेलेंस सोल टूल्स उसकी डायरेक्शन में स्कैन करने लगे। दीवारों से सोल रेज निकली, पूरा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। यूहाओ का चेहरा ठंडा था। उसने बॉडी को ट्विस्ट किया, सोल थ्रस्टर एक्टिवेट किया और एक झटके में दीवार पार कर बाहर उड़ गया। फौरन इमिटेशन एक्टिवेट किया और हवा में गायब हो गया। ऑसिलेशन डिटेक्टर्स को एडजस्ट होने में वक्त लगता है और जब तक वो उसे डिटेक्ट करते यूहा बहुत दूर निकल चुका था। पीछे दोनों ईवल मास्टर्स अब भी पूरी स्पीड से पीछा कर रहे थे और जैसे ही वो झील के ऊपर पहुंचे, बूम! पूरी झील फट पड़ी, जैसे सैकड़ों बम एक साथ फट गए हों। धमाके से पूरा हेवन डाउ सिटी हिल गया। हवा में बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे। ब्लास्ट की लहरें पैलेस की दीवारों तक पहुंचे। झील का आकार 5 गुना बढ़ गया और आसपास की इमारतें मलबे में बदल गई। एक्सप्लोजन इतना शक्तिशाली था जितना किसी आइस टाइप टाइटल डोलुओं का फुल पावर अटैक। हालांकि यूहाओ सिर्फ सोल सेज था, लेकिन उसने 1 घंटे तक अपनी सारी एनर्जी जमा की थी इस आइस से एक्सप्लोजन के लिए। दोनों पीछा करने वाले बीच में फंस गए। एक्सप्लोजन के बीच वो फ्रेल ब्लैक मैन हवा में उछल गया। उसका डिस्टॉर्टेड ऑरा टूट गया। 8 सोल रिंग्स उभरे और खून उगलते हुए नीचे गिरा। यूहाओ ने उसे जानबूझकर झील में ल्योर किया था और ट्रैप परफेक्ट बैठा। दूसरा हेल्डर बच गया। वो टाइटल डोलुओ था। इम्पैक्ट का कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वो फ्रेल सोल डोलुओ उसके पैर उड़ गए, बॉडी बिखर गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, बस जिंदा था। अगर उसकी कल्टीवेशन थोड़ी कम होती तो यूहाओ की आइस एक्सप्लोजन उसे वहीं खत्म कर देती। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।